Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the modern history lecture, this is lecture number 23rd. तो आपको याद होगा in the last lecture we have discussing about क्रिप्स मिशन, और आपको याद होगा लास्ट मैंने बताया था क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो फेल हो गया था, फेलियर हो चुका था। तो याद रखिएगा जब फेलियर हुआ तो उसके मैंने रीजंस भी बताए थे, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग एज वेल एज कांग्रेस। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। देखिए जब फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हुआ, दैट इज जून 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ, ठीक है, तो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट होती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन विच मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, तो आंसर वुड बी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको मूवमेंट याद रखनी है, आज हमारा यही टॉपिक है, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में ही स्टार्ट होती है, बट आफ्टर क्रिप्स मिशन। ठीक है, याद रखिएगा डेट है इसकी 8 अगस्त 1942। ठीक है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में कहते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन जो है याद रखिएगा बॉम्बे में इस रेजोल्यूशन को पास किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 में रखा गया, और इस मूवमेंट को लेड करने वाले थे महात्मा गांधी। बट मूवमेंट में देखा जाए तो ऑफ कोर्स मूवमेंट लेड किया महात्मा गांधी ने, बट मूवमेंट स्टार्ट करते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने का रीजन क्या था, तो सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। भारत में जो क्रिप्स आए थे, ठीक है, बहुत प्रॉमिसेस लेके आए थे कि देश में बहुत कुछ वो रिफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे, बट एक्चुअली वो ऐसा कर नहीं पाए। तो याद रखिएगा उनके फेलियर से एक प्रेशर बना कि नाउ लेट्स, अभी तक ब्रिटिशर्स इंडिया को ऑफर कर रहे थे, नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट इन इंडिया। तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन उस टाइम पे मैं आपको बताऊं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, दैट इज महंगाई जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट था। ठीक है, अब अमंग द ब्रिटिशर्स क्योंकि वॉर चल रहा है, आपको पता है जब वॉर जैसी सिचुएशंस होती है तो इंडिया से बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट हो गया या अदर प्रोडक्ट्स है, वो बाहर जा रहे हैं। जब सारे प्रोडक्ट बाहर चल जाएंगे तो इंडिया के लोगों के लिए वो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से इंडिया में महंगाई आ गई थी, याद रखिएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, दैट इज और दैट लेड टू डिसकंटेंट अमंग द पीपल। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा जैसे आपको अगर साउथ एशिया का मैप आपने देखा होगा तो ये इंडिया है और इधर पूरा अपना साउथ एशिया है। यहाँ पर एक कंट्री, आइलैंड कंट्री, दैट इज नोन एज जापान। और आपको पता है जापान और जर्मनी एक साइड थे वर्ल्ड वॉर में, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन। ठीक है, तो जापान ने क्या किया, इंडिया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ की जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, क्योंकि वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया तो आपको पता है सबसे बड़ी ब्रिटेन की कॉलोनी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी इंडिया। तो वो आप देख सकते हैं म्यांमार का उस टाइम बर्मा नाम था, वहां तक पहुंच चुका था जापान। ठीक है, कैप्चर करते हुए, तो एक तरीके से बहुत बड़ा शॉक था इंडिया को भी। लग रहा था कि अगर ये जो जापान है ये हो सकता है कहां तक पहुंच जाए, ये इंडिया पहुंच जाए और फिर इंडिया को ही इन्वेड कर ले। अभी हम ब्रिटेन के अंदर इन्वेडेड है, अब हम किसके अंदर इन्वेडेड हो जाएंगे, जापान के अंदर। तो इंडिया भी ये दिखाना चाहता था जापान को कि इंडिया के लोग अब किसी के अंदर भी रूल नहीं करना चाहते हैं, दे वांट अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये दिखाने के लिए भी दे स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो थर्ड रीजन है कि ब्रिटिश का रिवर्स हुआ था इन साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि जापान सारा कैप्चर कर रहा था। ठीक है, और जापानीज इन्वेशन बढ़ता जा रहा था। तो टू शो द जापान ऑल्सो, कि जापान को भी दिखाना कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, द रूल ऑफ जापान इन इंडिया। ठीक है, वैसे ही वो इतने सालों से ब्रिटेन का रूल एक्सेप्ट कर चुका है, तो दे डजंट वांट। तो ये तीन रीजन थे जिसके से इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की डिमांड क्या थी, नाम पे लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। कहने का मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को इमीडिएटली इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। दैट इज डिमांड इज इमीडिएटली एंड द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड किया जाए, फ्री इंडिया दे वांट। ठीक है, और याद रखिएगा जब फ्री इंडिया हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, देन दे वांट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल। मतलब एक इंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जब ब्रिटिश यहाँ से चली जाएगी, है ना। तो ये उनका डिमांड थी। ठीक है, और वो ये काम करेंगे। ठीक है, प्लस उन्होंने कहा जब तक
हमको भारत नहीं छोड़ रहे हैं, दैट इज क्विट इंडिया नहीं हो रहा है बाय ब्रिटिशर्स, टिल देन विल ऑल्सो लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस, विल नॉट ओबे एनी ऑफ द सिविल लॉज, मतलब जितने भी सिविल लॉज हैं उनको डिसओबे करना चालू कर दिया गया था इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो याद रखिए डिमांड उनकी ये थी, दैट इज फ्री इंडिया, और उन्होंने उसके लिए बोला फ्री हो जाएगा तो हम ये करेंगे, और जब तक फ्री नहीं हो रहा है तब तक हम इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट रखेंगे, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू ओबे एनी ऑफ द सिविल लॉज, ठीक है। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट को, ऑफ कोर्स मैंने बताया 8 अगस्त को इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, लेकिन 9 अगस्त को ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बट जाते जाते उन्होंने एक स्लोगन दे दिया था, डू और डाई। तो पूछा जाता है ये डू और डाई स्लोगन कब दिया था महात्मा गांधी ने, याद रखिए क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। अब इसका गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, डिमांड आपकी देख ली मैंने, रीजन देख लिया क्यों स्टार्ट हुआ, इसमें गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करेगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, गांधी, नेहरू, इन सारे लीडर्स को सबसे पहले अरेस्ट कर लिया। मतलब मूवमेंट स्टार्ट हुई 8 अगस्त को, रेजोल्यूशन पास हुआ, 9 अगस्त को सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और कांग्रेस जो पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एक टोटली रिस्पॉन्स था, ठीक है। लेकिन पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा पब्लिक का रिस्पॉन्स, पहली बार कोई गांधी जी की मूवमेंट में वॉयलेंस देखा गया है, ठीक है। ओनली मूवमेंट वे वॉयलेंस कैन बी सीन इन गांधीज मूवमेंट, ठीक है। तो वॉयलेंस बाय पब्लिक, रेलवे ट्रैक को हटाया गया, इवन टेलीग्राफ जो एरियाज थे उनको तोड़ा गया। तो ध्यान रखिए ऐसे सारे एरियाज जो ब्रिटिशर्स का एक तरीके से अथॉरिटी शो करते थे उन सब पर अटैक किया गया बाय इंडियंस, क्योंकि आपको पता है यहाँ लीडर्स है ही नहीं, लीडर्स को तो जेल में भेज दिया गया है। जब लीडर्स नहीं होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब लीडर्स वैक्यूम होता है कंट्री में तो एक रेवोल्यूशनरी टाइप की एक्टिविटीज इमर्ज होती है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लीडर्स वॉयलेंस देखा गया यहाँ पर इस मूवमेंट में, ठीक है। इवन स्ट्राइक्स की गई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ पर सब जगह क्या किया गया, स्ट्राइक्स की गई, ठीक है, कि स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए एक सबसे अच्छी एक्टिविटी देखा जाए इन क्विट इंडिया मूवमेंट जो देखी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरग्राउंड एक्टिविटी। देखिए जब मेन लीडर्स अरेस्टेड हैं उस टाइम पर कुछ लीडर्स वर्क करेंगे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में, लेकिन अंडरग्राउंड होकर। कहने का मतलब वो फ्रंट में नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रंट में तो जितने फ्रंट में लीडर्स थे वो तो सब जेल जा चुके हैं। अब अंडरग्राउंड होकर काम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सामने आएंगे तो ब्रिटिशर्स हमको अरेस्ट कर लेंगे। तो अंडरग्राउंड एक्टिविटी देखी गई, जैसे कि इसमें किन किन लोगों ने अंडरग्राउंड एक्टिविटी परफॉर्म की, बहुत फेमस है जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, वेरी फेमस पर्सनैलिटी हु वर्क इन क्विट इंडिया मूवमेंट। देन अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड कहने का मतलब रह के प्रेशर बना रहे हैं ब्रिटिशर्स पर, अभी भी लोगों के अंदर कि भारत छोड़ो आंदोलन को अपन को खत्म नहीं करना है, उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू देयर मैगजीन्स, रेडियो, ये सब यूज करके, ठीक है। इसमें एक फेमस उषा मेहता है, पूछा था उषा मेहता किससे रिलेटेड है, याद रखिए इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट कर दिया था, मतलब लोगों को पहुंचाते मैसेज कि वी शुड ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइट विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने रेडियो के थ्रू लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उषा मेहता, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जाता है उषा मेहता किससे रिलेटेड है, याद रखिए क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी वाज द की फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट की फीचर अगर मैं बताऊं क्विट इंडिया मूवमेंट का तो था पैरेलल गवर्नमेंट्स। पैरेलल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो सरकारें, ऑफ कोर्स ब्रिटेन गवर्नमेंट्स थी, सब जगह ब्रिटिश रूल करा था, तो लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानने से मना कर दिया और उसके पैरेलल में ही एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली, कहा हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये हमारी नई गवर्नमेंट है। ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते थे पैरेलल गवर्नमेंट्स। तो ऐसी गवर्नमेंट सबसे पहले देखा है तो बलिया यूपी में एस्टैब्लिश की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ चीटू पांडे। तो यार चीटू पांडे के अंदर पहली पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में। सेकंड, तामुल्क में याद रखिए, तामुल्क इज एरिया इन वेस्ट बंगाल, यहां पर भी पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई, ठीक है। थर्ड देखिए सतारा, दिस इज फेमस वाई, देखो सतारा महाराष्ट्र में है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई पैरेलल गवर्नमेंट जो रही भी है, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर जब आप स्टैब्लिश करोगे तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, बट जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म अराउंड 1 ईयर तक रही है दैट इज सतारा में। तो लिखा भी मैंने लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नाना पाटिल एंड वाई.बी. छावन, याद रखिएगा वाई.बी. छावन। वाई.बी. छावन आपने सुना भी होगा, महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस पार्टी के लीडर भी रहे हैं ये, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा ये 3 एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको आंसर चूज करना हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर अगर देखा जाए क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो वो था मास पार्टिसिपेशन। मतलब इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं बात करूं यूथ ने, वुमेन्स ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा गया, अगेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यहां पर अपन देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखी गई, मतलब मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो यहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेन देखी जा सकती है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का रिस्पांस तो देखा था अपन ने कि लीडर्स को अरेस्ट करना, कांग्रेस को बैन करना, बट देखा जाए तो जब उनको लगा कि एक्टिविटीज और ज्यादा वॉयलेंट हो रही हैं, तो उन्होंने ध्यान रखिएगा सीवियर रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सीवियर रिप्रेशन मतलब यहाँ लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाठी चार्ज, प्रेस को भी बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट इज टोटली ब्रूटली कमिंग ओवर हुम प्रोटेस्टर्स। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ब्रूटली आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये देखा गया क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। और ये सब देख के जब इतना ब्रूटैलिटी दिखाई जा रही है, बाय हुम, गवर्नमेंट, अमंग टू हुम, याद रखिएगा प्रोटेस्टर, तो गांधी जी ने ऑफकोर्स उनको बुरा लगा, उन्होंने फेब 1943 में फास्ट रख लिया, ठीक है। वो फास्ट रख लेते थे, उनको ऐसा लगता था कि गलत कर रही है गवर्नमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फास्ट रखा, ठीक है। और इवन इंडियन मेंबर्स जो थे वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अराउंड 3 मेंबर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो देखा जा रहा है गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो ब्रूटैलिटी कर रहे हैं ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद है क्विट इंडिया मूवमेंट में ये एक्टिविटीज हो रही थी। अगर मैं इसका असेसमेंट देखूं क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्या ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था? ऑफ कोर्स यू ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव ऑफ एनी मूवमेंट, बट देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स। तो देखा जाए पॉजिटिव ये था कि ये पता चल गया था कि नॉट पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेस ऑफ इंडियन, यू कैन नॉट रूल इंडिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। ये एकदम क्लियर एग्जांपल सेट हो गया था थ्रू दिस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप वैक्यूम थी। आपको बताया ना मैंने, मेन लीडर्स अरेस्ट कर लिए थे, बट स्टिल मूवमेंट कंटिन्यूड। इट शोड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना लीडर्स के भी मूवमेंट कंटिन्यूड थी। तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल आल्सो। तो असेसमेंट देखा जाए तो एक पॉजिटिव था। हाँ, नेगेटिव अगर एक पॉइंट देखना हो तो एक वॉयलेंट मूवमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस भी था, लॉस को तोड़ना भी था, ठीक है। बट ये कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा जाए उसी टाइम पर जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए एक बहुत मेजर फेमाइन आता है इंडिया में, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमाइन ऑफ 1943, ये फेमाइन जो आया था बंगाल साइड में आया था। अराउंड मैं आपको बताऊं 1 मिलियन पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। तो आप देख सकते हैं कितना मेजर फेमाइन था। ऑफकोर्स फेमाइन कैसे आया होगा, खाना नहीं है, ठीक है, हंगर नहीं है, हंगर की वजह से। और फूड क्यों नहीं था, ऑलरेडी बता चुका मैं, वॉर चल रहा है तो सारा फूड प्रोडक्ट वगैरह कहाँ जा रहा है, याद रखिएगा वॉर आर्मी के पास जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन लोगों के पास फूड की सप्लाई कम हो रही है। रीजंस मैं लिखे, पहला फूड डाइवर्टेड टू आर्मी, आर्मी को फूड डाइवर्ट किया जा रहा है, तो लोकल पॉपुलेशन को फूड नहीं मिल पा रहा है। और आपको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया को किसने कैप्चर कर लिया था, जापान ने। तो जो इंपोर्ट था साउथ ईस्ट एशिया से वो भी कम हो गया, तो उसकी वजह से देखा है तो फेमाइन आया बंगाल में, दैट लेड टू द डेथ ऑफ अराउंड 1 मिलियन पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट वी हैव डन, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश की और फाइनली उसको 1944 तक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल भी कर लेती है, ठीक है। अब इस बीच में अगर देखा जाए तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया, एक प्लान प्रपोज किया कि वो प्लान याद रखिएगा 1944 में आया। इस प्लान को हम CR प्लान भी कहते हैं, सी राजा गोपालाचारी उनका नाम है, CR प्लान भी कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कोशिश की कि यार मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर डिसाइड कर लें कि व्हाट दे वांट, और उसके बाद इंडिपेंडेंस की कोशिश करें। मतलब यहाँ मुस्लिम लीग को स्पेसिफाई करने की कोशिश करेगी कौन, कांग्रेस, थ्रू इस CR प्लान। अब उनके प्लान में था क्या, उनके प्लान में ये था कि हाँ इनडायरेक्टली देखा है तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है पाकिस्तान चाहिए मुस्लिम लीग को, वी कैन एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है, बट डिमांड ऑन सर्टेन कंडीशंस, बट मेरी कुछ कंडीशंस हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम ये पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं। तो CR प्लान को अपन देखते हैं, व्हाट सी राजा गोपालाचारी हैड पुट हिज प्लान। तो उनके प्लान अगर देखा है तो उन्होंने गांधी से बात की, उन्होंने अपने प्लान रखा। पहला उन्होंने बोला पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो जाएं और दोनों ज्वाइंटली डिमांड करें किसकी, इंडिपेंडेंस की। ज्वाइंटली दे हैव टू डिमांड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट तो ये, जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करें, ठीक है, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए तो फिर क्या करें, हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लें, मतलब एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको स्टैब्लिश कर लें। तो एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली हमने, डिमांड की दोनों ने मिलके, एक इंडिया की, अभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की, एक पूरा इंडियन यूनियन की डिमांड की, ठीक है। उसके बाद क्या हो, सेकंड पॉइंट क्या रखा, जब वॉर खत्म हो जाए,
ठीक है। वॉर ऑफ कोर्स आपको पता है 1945 में खत्म होगा, अभी उनको नहीं पता था वॉर कब खत्म होगा, बट उन्होंने बोला जब वॉर खत्म हो जाए, मतलब एंड ऑफ द वॉर, ठीक है। तो दो जो एरियाज हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, वो दो एरियाज उन्होंने डिसाइड किए। दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, जहां पर अगर देखा जाए अभी तो पाकिस्तान है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहां देखा है अभी बांग्लादेश है, लेकिन पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। इन दोनों एरियाज में जो मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज हैं, ठीक है, यहां पर प्लेबिसाइड कराया जाए। तो सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ उन दोनों एरियाज में, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, वहां प्लेबिसाइड कराया जाए। प्लेबिसाइड मतलब जनता से पूछा जाए व्हाट दे वांट, वेदर दे वांट टू, याद रखिएगा, वेदर टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट, वो क्या चाहते हैं कि क्या एक अलग पाकिस्तान या एक अलग सॉवरेन स्टेट स्टैब्लिश कर दें, ये लोगों से पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए आप इनडायरेक्टली तो बात हो रही है, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो देखिए इन केस ऑफ पार्टीशन उन्होंने बोल दिया कि हाँ वी वांट अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट हमको भी चाहिए, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन ने बोल दिया। इन केस ऑफ पार्टीशन तो हो जाएगा, बट याद रखिएगा एग्रीमेंट जो रहेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू योर डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, ये हम ज्वाइंटली बनाएंगे। कहने का मतलब अभी भी इंडिपेंडेंस तो दे दिया उन दो पार्ट को, ठीक है, लेकिन उनका डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन अभी भी ज्वाइंटली रहेंगे विद इंडिया एज वेल एज विद पाकिस्तान। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या हुई, उनको अभी भी एक तरीके से इंडिया पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन होने के बाद भी डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन तो इंडिया के ही हाथ में है, क्योंकि ज्वाइंटली उसको बनाना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सीआर प्लान ने रखा। आपको क्या लगता है, क्या सीआर प्लान जब रखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की ऑलरेडी 1940 में डिमांड कर दी थी, क्या वो ये सीआर प्लान को एक्सेप्ट करेंगे? क्या महात्मा गांधी या इवन कांग्रेस इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सीआर प्लान? क्या सीआर प्लान का कुछ बेनिफिट हो पाएगा, ये अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके ही आगे अपन सीआर प्लान क्या देखेंगे, असेसमेंट क्या हुआ, क्या मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, ये सब अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपना इंडियन इंडिपेंडेंस। और विल गोइंग टू रीच सूनर, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं 1947 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।